नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ ही बताते चले नो मोर लिखा गया है आज। और यह भी बताना बहुत जरूरी है कि इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं चलेगा, यानी कि नो मोर। मेरे बेटे की हत्या का बदला यहां पर लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। ये नया भारत है। पहलगाम मृतक की पत्नी कह रही है कि बदला पूरा हुआ है और पिता को खोने वाली बेटी ने शुक्रिया कह दिया है। बड़ी अपडेट, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत में जश्न का माहौल है और आतंकियों के जनाजे में लश्कर का सरगना देखा गया है। पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मच गई है और भारत ने क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया है, इस पर मंथन करना जरूरी है। देखिए, राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से झूठे दावे और वादे पेश कर रहा है, इस पर मंथन करना जरूरी है। हमने उन्हें मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर पिता को खोने वाली बेटी ने शुक्रिया अदा किया है। देश के अंदर खुशी का माहौल है। सीधा पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। और ये भी बताते चले कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत को अंजाम दिया, लेकिन भारत ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत में आप देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है। कई ठिकानों पर किस तरह आप देखिए दबिश दी गई है। और साथ ही साथ बताते चले लगातार आतंकवादियों पर जो बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें बहावलपुर इलाका है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। भारतीय सेना ने इसे ध्वस्त कर दिया है। मुरेद के इलाका है जहां पर 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। लश्कर तैयबा का यहां पर भी ठिकाना था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। और लश्कर कैंप सवाई के अंदर भी आप देखिए धावा बोल दिया गया। गुलपुर के अंदर भी एलओसी पुंछ राजौरी से बात करें तो 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और साथ ही साथ बिलाल कैंप की बात करें तो जैश ए मोहम्मद का यहां पर ठिकाना है। कोटली के अंदर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह लश्कर का शिविर है जो 50 से ज्यादा आतंकवादियों को यहां पनाह दे रहा था, लेकिन फिलहाल इसे ध्वस्त कर दिया गया। बरनाला कैंप की बात करें तो यह आतंकी ठिकाना एलओसी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर। और सरजाल कैंप की अगर बात करें तो सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर यह था। लेकिन फिलहाल इस पर आप देखिए किस तरह से अब कार्रवाई की गई है। महमूना कैंप है, सियालकोट के पास है। हिजबुल मुजाहिदीन का यहां पर भी प्रशिक्षण जो शिविर है वो लगाया गया था, जहां बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, लेकिन मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। तो शुक्रिया अदा जरूर किया गया है उन लोगों की तरफ से जिनके परिवार वालों को उन्होंने यहां पहलगाम के अंदर खो दिया था। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए राकेश जी। कर्नल एस के मगोत्रा है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर एस के साहनी है हमारे साथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राकेश जी, नो मोर जब एक वीडियो प्ले की गई जिसमें बताया गया कि कब कब कितने हमले हुए और किस तरह से हमारे लोगों ने शहादत पाई है, कितने लोग घायल हुए, और उसके बाद लास्ट में एक लाइन आई कि नो मोर, बस अब और नहीं। आशा जी, आपने ठीक कहा। ये कल रात एक न्यू इंडिया, स्ट्रांग इंडिया का ऐलान हुआ और ये प्रमाण दिया पूरे विश्व को, जिसके बीच में मध्य रात्रि को हमने 9 टेररिस्ट साइट्स को स्ट्राइक किया, 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया और जो सिंदूर की जो कीमत थी उसको हमने पूरा किया और जो प्रण किया था वो पूरा किया। इसी के चलते जो आपने कहा कि उन्होंने बोला कि हमारा जो वो था इंतकाम पूरा हुआ, हम खुश हैं। और लोग तो बोल रहे हैं दिल मांगे मोर, और नहीं, यानी कि ये दोबारा से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैं 2 चीजें सिर्फ कहना चाहूंगा इसमें। सबसे पहला कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी एक सरप्राइज की। देखिए आप, 7 तारीख को गवर्नमेंट रखती है, मोदी जी रखते हैं
कि हम यहाँ पर सिविल डिफेंस एक्टिवेशन और मॉक ड्रिल्स करेंगे, और एक रात पहले, क्योंकि पाकिस्तान कंप्लेसेंट हो गया कि शायद इसके बाद में करेंगे। दूसरा, हमारी जो स्ट्रेटेजी के बीच में था कि हम जो है हम पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, पहले हम आतंकवादियों को मारेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी में ना तो हमने सिविलियन को हिट किया, ना हमने पाक आर्मी को हिट किया, और हमने ये इतने प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन से मारा है कि जिससे कि कोई कोलेटरल डैमेज भी ज्यादा नहीं हुआ है। और बड़ा अच्छा लगा कि हमें हमारी भारतीय सेना ने इतना अच्छा इसका किया। जो पाकिस्तान कहता रहा है कि जो डींगे मारता रहा है कि हमारा एंटी एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है, वो उसका जो बोलते हैं ना, वो हाइप वो खत्म कर दिया, चाइना फैक्टर को नहीं कर दिया। और हमने जो उनको भेद के 20 से 30 मिसाइल फायर किए हैं। ये कॉम्बिनेशन है जो हमने स्कैल्प, हैमर, पृथ्वी और ड्रोन्स का जो फायर किया है, जिससे कि मैं ये कहूंगा अभी इतना बड़ा सबक दिया है पाकिस्तान को। शायद एक बालाकोट की जगह अभी 9 बालाकोट का मारे। मैंने 23 तारीख को यही कहा था कि इस बार एक नहीं मल्टी होना चाहिए। इन सभी जगहों का नाम मैंने लिया था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने वो किया जो कि पाकिस्तान को अभी सबक सिखाएगा। ठीक है मल्होत्रा जी, अब सवाल ये उठ रहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तैयारी क्या है? आशा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले मैं ये कह दूं कि नो मोर की जगह ये दिल मांगे मोर, ये पहले ही राकेश जी ने बोल दिया है। नहीं, टॉलरेट नहीं किया जाएगा आतंकवाद को, इसको लेकर नो मोर है। शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी है मल्होत्रा जी, जिसमें लिखा गया कि संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, उड़ी हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ, पुलवामा में, पहलगाम में जो हमला हुआ, उसको लेकर लिखा गया कि नो मोर, अब और नहीं बर्दाश्त होगा। बिल्कुल नो मोर का उनका जो बर्दाश्त है वो पानी जो है सिर के ऊपर से गुजर चुका है। और अब जो नो मोर तो उनका हो गया, हमारा ये दिल मांगे मोर कभी चलेगा। तो अभी जैसा आपने कहा कि रिटेलिएशन जरूर होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं, तैयार हैं। हमारे रडार पर उनके तमाम एयरपोर्ट, तमाम जितने भी वो हमारे उसके ट्रैकिंग पर हैं। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है, मैंने आपको आशा जी पहले भी हमने कई बार इस मंच में बोला कि जो हिंदुस्तान है अभी 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये अभी मोदी जी वाला हिंदुस्तान है, जहाँ के मोदी है तो मुमकिन वाली बात है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि रिटेलिएशन डेफिनेटली करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि ये बाज आने वाली कौम नहीं है, ये आप जानते हैं, सभी पूरी दुनिया जानती है। और कुछ ना कुछ ये जो खुरापात जो है वो करेंगे, जरूर करेंगे। पर उस खुरापात के ऊपर तमाम हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की नजर जो है वो लगी हुई है। हम अपने पूरे जो हमारे जिन लोगों की ये ड्यूटियां लगी हैं, ड्यूटीज पर हैं, जो रडार को ट्रैक कर रहे हैं, आपने शायद विजिट किया होगा या नहीं किया होगा, हमारे कई इलाकों में ऐसे ऐसे वो हैं जो पाकिस्तान का कोई भी एक तिनका भी उड़ता है, जहाज भी उड़ता है एयरपोर्ट से, तो वो हमारे रडार पर आ जाता है। तो आप देखें कि कल मैं बहुत हैरान था कि हमारे जहाज अंदर घुस के गए, पर आगे होता था कि एकदम इनके जहाज जो हैं वो एकदम एयर में हो जाते थे, क्योंकि रनवे रेडीनेस पर जहाज रहते हैं। पर हमारे जहाजों का करने के बाद भी इनकी कोई रिटेलिएशन जो थी वो नहीं हुई। इसका मतलब ये है, यहाँ तो पेट्रोल नहीं है, यहाँ जहाज खाली खड़े हैं, और यहाँ जो अभी और जो हमारा टारगेट होंगे वो यही है कि जो इनके जहाज वो खड़े हैं उनको जमीन पर भी नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्योंकि हमारे अगले टारगेट्स अगर होंगे तो वो हैं इनके बारूद के ढेर, जहां इन्होंने बारूद रखा है, जहां इन्होंने हथियार रखे हैं, और जहां इनके जहाज खड़े हैं, ताकि ये ग्राउंड से कुछ कर ही ना सके, ग्राउंड से उठ ही ना सके, जहाजों को हम उठने ना देंगे, यही होगा। एयरफोर्स इस चीज पे ध्यान रखे हुए हैं। एंड आई एम श्योर जो रिटेलिएशन आप कह रही हैं उसके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कोई भी रिटेलिएशन पूरी रात जो है, ये मत सोचिए आप कुछ, पूरी रात हम भी कल भी जगे थे, और आज जो है डेफिनेटली, एंड वी हैव टू बी अलर्ट। और आवाम पूरा जो है
ठीक है। पूरा अवाम जो है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो भी पूरे अलर्ट पर है, वो सब देख चुके हैं और वो इस वक्त बहुत खुश हैं। जैसा कि आपने कहा कि खुशी का ठीक माहौल है। है, मैं कहूंगा कि अभी खुशी का माहौल नहीं है, अभी थोड़ा और रुकना हमें चाहिए अभी तो और पिक्चर हम बाकी है। ताकि इनको नेस्ता ठीक है, नबूद एक बार एसके साहनी करके जी, हमारा एक्शन इन गैर उकसावे वाला है, ये साफ तौर पर कह दिया गया भारत की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो आतंकवादियों पर हमला किया है, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की है, रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन उस बीच में गृह मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने हरकत करने की कोशिश की है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने आशा जी, हमारे मासूमों को मारा है। बिल्कुल आशा जी, ये जो हमारा जो एक्शन हुआ है आज सुबह 1:30 बजे, ये आतंकवाद के खिलाफ है, टेररिस्ट के खिलाफ है। और जिस प्रकार से इन्होंने हमारे निर्दोष टूरिस्ट को मारा है, और किसने मारा है? आतंकवाद है, टेररिज्म है, उन्होंने मारा है। तो हमने उसी का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और अच्छे से दिया है। आज के जमाने में ये ऐसा करना इवन बाय यूएसए और बाय अदर एडवांस कंट्रीज बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से इतना प्रिसीशन गाइडेड मिनिशन से अपने को टारगेट्स बर्बाद किए हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ आप ले लीजिए, ये जो है आपका इलाका सवाई नाला से लेकर नीचे भावलपुर तक, तो ओवर 1000 किलोमीटर फ्रंटेज, 9 टारगेट्स। ये तो जो न्यूट्रलाइज हुए हैं, ये टारगेट्स हैं, टेररिस्ट के टारगेट हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, उनके हेडक्वार्टर्स थे भावलपुर में, जो नुकसान हुआ है, इनका काफी नुकसान हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं कि क्या नाम इसका, अजहर, उसके तो रिश्तेदार भी का 10 मर गए हैं। तो जैसे हमारे मोदी जी ने बोला है और जैसा एचएम डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हमारा निशाना जो है टेररिज्म है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जैसे कि आपने पहले पूछा भी था कि क्या यह कुछ रिटेलिएट करेंगे? सानी जी, बिल्कुल एक जवाब करेंगे दीजिए ना। retaliate। हाफिज अब्दुल राउफ लश्कर का कमांडर है और उसे देखा गया है फ्रंट लाइन में जनाजे के पास, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि किसी बड़े कमांडर की मौत हो गई है? ये जो राउफ है, पहले तो खबर आ रही थी कि राउफ की भी मौत हो गई है, पर राउफ का अभी आपने ठीक बताया, वो नजर आया है जब अभी मास इनका फ्यूनरल हुआ है, उसमें आर्मी वालों के साथ खड़ा है। 10 लोग तो मरे हैं, ये तो जो दिखा रहे हैं, पर जैसे कि प्रीवियस पैनलिस्ट ने बोला है, नुकसान काफी हुआ है। 60-70 से ज्यादा, 60 से 70 में भी 100 तक के मिलिटेंट जो टेररिस्ट मरे हैं। काफी नुकसान हुआ है इनका। और जैसा कि आप कि ये कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो भावलपुर में जो पंजाब का एरिया, जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर्स भी हैं, जीएचक्यू वगैरह भी हैं उस एरिया में, इनकी तो तमाचा पड़ा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब के एरिया में भी या पंजाब प्रोविंस में भी हम अटैक करेंगे। अब इनको अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए, अपनी जो ये अपनी आर्मी का जो अपनी तरफ से मोराल हाई करने के लिए इनको अटैक करना पड़ेगा, और ये करेंगे जरूर। अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात करें तो साफ तौर पर कह दिया गया कि भारत के पास अधिकार है, क्योंकि अगर आतंकवाद इस तरह से पनपा हुआ है या इस तरह से कायराना हरकत हुई है तो अधिकार है भारत के पास। लेकिन लश्कर कैंप सेवई की अगर हम बात करते हैं, तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, जहां पर आप देखिए एक बड़ी कार्रवाई को भारत ने अंजाम दिया। फिर गोलपुर सेक्टर की बात आ जाती है तो एलओसी राजौरी पुंछ के पास ही आप देखिए 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की तैयारी माकूल तरीके से तो है ही, क्योंकि रिटेलिएट अगर पाकिस्तान करने की कोशिश करता है तो एनएसए की तरफ से भी कह दिया गया है कि चुप नहीं बैठेंगे अगर आप प्रवोक करते हैं तो। आशा जी, आपने ठीक कहा। सानी जी एक सेकंड देखिए, जो मेरी समझ है, सानी जी इनका पूरा वर्ल्ड ओपिनियन था, और हमने जो ये किया है, सारा प्लान किया है, ये प्लान किया है आतंकवादियों के अगेंस्ट, और हमारी जो स्ट्रेटजी रही मैंने ऑलरेडी बता दी है। लेकिन हमने इससे जो चीज पाई है और अभी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं 2 चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि इसमें हमें नंबर्स गेम नहीं समझना चाहिए कि हमने इतने आतंकवादी मारे, बल्कि इसमें जो एक मैसेज हमने डिलीवर किया है कि ये भारत में
अभी दोबारा से ऐसी चीज, ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा, जैसे कि कोरोना के टाइम पे बना था, ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि अगर आप कभी भी ऐसी हरकत करोगे तो भारत आपको पहले से ज्यादा कड़ी आपको इसका जवाब देगा। तो हमारी रेड लाइंस जो हैं अभी ड्रॉ हो गई हुई हैं और इसका पूरा फाइनलाइज हो गया हुआ है। हमारे टारगेट्स हमेशा रजिस्टर्ड रहते हैं और अगली बार मैं आपको बताता हूं, ये मैसेज इतना है स्ट्रांग है कि अगली बार अगर कुछ भी इस प्रकार से हुआ तो हमारी तरफ से इससे भी ज्यादा बड़ा रिटेलिएशन होगा, क्योंकि हमने आतंकवाद को खत्म करना है। और दूसरी चीज मैं ये आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकवाद हमने जो कहा है यहां पर, इसमें ये खत्म तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान की जो सेना है वो आतंकवाद के हाथ मिला के चल रही है। आपने जैसे कहा कि जनाजे के बीच में भी आप देखिए, जो लश्कर का एक कमांडर मारा गया है तो उसके पॉल बियरर जो उसको उठा के ले जाते हैं वो आर्मी वाले वर्दी के बीच में थे। एक मिनट उनके आगे स्टिक ऑर्डली बन के चल रहा था, आर्मी वाले उनके साथ में। तो ये प्रूव करता है कि आर्मी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिली हुई है। तो जब तक हम आर्मी को ब्रेक नहीं करेंगे, आर्मी को कमजोर नहीं करेंगे, आर्मी के अगेंस्ट हम ये जो है सिविलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, मुल्ला वो जो लाल मस्जिद वाले भी बोलने शुरू हो गए हैं। तो जब तक हम आर्मी को नहीं तोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में से ये आतंकवाद वहां खत्म नहीं होगा, आर्मी को तोड़ना जरूरी है, डेमोक्रेसी नहीं आएगी। क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के अंदर कलह तो है ही, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी देखिए क्या कुछ है, सिंध पंजाब के अंदर भी बलूच अगर अलग हो जाता है, पीओजे की अलग हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बचता है? देखिए मगोत्रा जी, राकेश जी एक पाकिस्तान, राकेश जी एक सेकंड, मगोत्रा मेरे लिए मगोत्रा ओके सॉरी। देखिए आशा जी, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि तमाम चीजें अगर इनके हाथ से निकल जाती है, पर एक चीज मैं जो एग्री नहीं करूंगा कि इस वक्त का मौका अगर हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये मौका ऐसा हमारे को दोबारा जो मिलना है कि जैसे वर्ल्ड ओपिनियन हमारे साथ है, हमारे अवाम का ओपिनियन हमारे साथ है, इवन पाकिस्तान के अवाम का ओपिनियन हमारे साथ है। तो इस मौके का पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए, जैसे बलूच उठा रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर से हमारी जो उनकी आर्मी जो है वो विड्रॉ कर ली गई है और बहुत डेन्यूड हो गई, यानी कि पोरस हो गए वहां के बॉर्डर। तो बलूच इसका खूब फायदा उठाएंगे और डेफिनेटली वहां से भी इनके ऊपर प्रेशर जो है वो बना हुआ है। पाकिस्तान घबराया हुआ है कि क्योंकि अब अगर इनके जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली अपने आर्मी को इन्वॉल्व कभी भी नहीं करती, इसीलिए वो टेररिस्टों को इन्वॉल्व करती है। तो जो इनके खिलाड़ी खेलने वाले अगर वो मार दिए गए हैं जैसे अभी, तो वो किन खिलाड़ियों को खिलाएंगे? अपने खिलाड़ी को आगे नहीं लाएंगे फौज के। इसलिए अब मौका जो है वो हमें छोड़ना नहीं है। बिल्कुल हमें, अगर फौज को भी हमको रिटेलिएशन होती है तो हमारे फौज के टारगेट भी जो हैं, जो इम्पोर्टेंट टारगेट हैं, जहां से कि आईएसआई के हेडक्वार्टर जैसे हैं, उनको भी तबाह करना पड़ेगा, ताकि ये जड़ से जो है वो खत्म हो जाए अगले 50, 60, 70 साल के लिए। ठीक है, ये जरूरी है। एक सवाल उठ रहा था, बार बार कुछ जानकारों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह से माहौल बनता है तो फिर ये पूरी जनता एकजुट हो जाएगी, क्योंकि जब मजहब की बात आती है तो सब एकजुट हो जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? सिंध पंजाब के अंदर, पीओके के अंदर या फिर बलूच के अंदर ये सब लोग एक हो जाएंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे, या फिर अलग अलग जो मांगे रखी गई हैं, जो क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है? आशा जी, राइटिंग इज ऑन द वॉल। ये तो भी जिस हिसाब से अगर आप देखिए, चाहे सिंध और पंजाब के प्रोविंस दोनों आपस में भिड़े हुए हैं पानी के चक्करों में। बलूचिस्तान अलग लड़ रहा है और ऊपर जो है अफगानिस्तान प्लस टीटीपी एंड पीओके, ये सारे अलग अलग एक तरीके से वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियसिस। एंड सेकेंडली, ये जो पाकिस्तान एज ए कंट्री, हमें समझना चाहिए, हालांकि 1947 से तो बन गई है पाकिस्तान एज ए कंट्री, बट कंट्री नहीं है ये, एक लैंड स्ट्रिप एक्ट जिसमें एक पाकिस्तान आर्मी है जो इनको मैनेज कर रही है धर्म के नाम पे। ये अभी से नहीं, 75 साल से में ड्रामा चल रहा है। बलूचिस्तान 1947-48 से लड़ाई लड़ रहा है। इसी तरीके से जो स्वैट का जो एरिया है वहां पर बहुत प्रॉब्लम है।
अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं है, वो तो इंडस रिवर तक लाना चाहता है अपने डोमेन को। तो जो आपका प्रश्न है कि ये सब एकजुट हो जाएंगे, बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे। और सेकेंडली, जैसे कि प्रीवियस ठीक है। स्पीकर ने बताया, अभी का ऐसा माहौल, ऐसा जो हमारे लिए एक शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड बना हुआ है, ऐसा फेवरेबल सिचुएशन आने वाले समय में हो नहीं सकता। और हमारे राकेश प्लानर्स जी, को चाहिए वो कह रहे हैं कि कि ऐसा तो इस कुछ चीज को होने हम नहीं वाला एक्सप्लॉइट है, करें। लेकिन अगर हम ईरान की भूमिका को देखें कि इस समय में ईरान जिस तरह से मध्यस्थता निभाने की बात कर रहा था, लेकिन अगर हम 47, 48, उसके बाद 65, 71 की जंग को देखें तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते, लेकिन उसके बाद सपोर्ट पूरी तरह से पाकिस्तान को। 99 की जंग भी आपने देखा, मुंह की खाई पाकिस्तान ने। लेकिन 2025 में एक बहुत अहम रोल निभाने की कोशिश में ईरान था, लेकिन शिया और सुन्नी का जो मतभेद वहां पर चलता आया है, क्या वो अब खत्म हो पाएगा और सही में वाकई में वो भारत के साथ खड़ा होगा, या फिर इस बार भी इसी तरह से रहेगी कार्रवाई पूरी कि सामने से आप कुछ और हैं और अंदर खाने आप कुछ और कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी को समझना देखिए जरूरी है कि आशा ग्लोबली जी, ये स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाई गई। आशा जी देखिए, ये शिया सुन्नी जो डिवाइड है ना, ये तो उनके पुरातन काल से जारी, ये खत्म नहीं होगी। मैं पहला आपका इसका जवाब दे दूं। और दूसरा, ईरान का जो है रोल, ईरान पहले जो है इस वक्त बनना चाहता है लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एक तरफ में जो ईरान है, और वो चाहता है कि हर चीज में, अभी आपने देखा होगा, चाहे हमास का था, चाहे लेबनान में था, कहीं पर भी था, ईरान एक लीडर उभर के आ रहा है। और तुर्की तुर्की पहले वो करता था, लेकिन अभी ईरान ने वो नब्ज पकड़ी हुई है। तो उसी तर्ज पे रख के वो चाहता है कि यहां पर भी मध्यस्थता करके वो यहाँ का एक लीडर सा बन जाए। लेकिन अगर शिया सुन्नी की डिवाइड के बारे में आप बोलते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होगी, ये मगोत्रा जी, चलती ही रहेगी। मगोत्रा जी, लेकिन जब लीडर बनने के लिए चाइना कुछ अपनी कॉम्प्रोमाइज तरह से करना पड़ता भूमिका है। निभा रहा है, अमेरिका अपनी तरह से भूमिका निभा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल समर्थन दे रहा है, तीसरी तरफ आप देखिए किस तरह से टर्की ने भी अपना समर्थन यहाँ पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन ग्लोबली तरीके से अगर समझा जाए तो किस तरह की एक स्ट्रैटेजी को बुना गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे जा रही है और जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसे रोकने की कोशिश हो रही है कि नहीं? एब्सोल्युटली आशा जी, जो आप बात स्ट्रेटेजिक टाइप पे उस लेवल पे कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल सही बात है कि वो वही नहीं, पूरा दुनिया के कुछ जो बड़े देश हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, ऑल दे वांट कि भाई हिंदुस्तान जो जिस कदर आगे बढ़ रहा है, इसको किसी न किसी जगह पर रोका जाए। पर अब हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको जो आप कह रहे थे कि एक जमाना था जब हम आंख में आंख डाल के हम बात नहीं कर सकते थे। आज आप देखिए कि किसी भी मुल्क के साथ अगर इवन रहा तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो बिल्कुल आंख से आंख बैठकर सामने बैठ के बात करते हैं। उनका जवाब देते हैं कि ये आपका बोलने को चला गया, वो नहीं है कि आप मुझे जो बताएंगे क्या करना है। मेरा देश सक्षम है, मैंने क्या करना है वो मुझे पता है। तो अब ये है। दूसरा रह की बात, क्या आपकी ये जो पाकिस्तान एक स्प्लिंटर ग्रेनेड की तरह फटेगा, आप देखते जाइए, ये स्प्लिंटर सिटी कंट्रीज बनेंगी, छोटी 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 छोटी। क्योंकि आप इतिहास पढ़िए, हमारा जो इतिहास है मुगलों का, उसमें ये एक दूसरे को नहीं देख सकते। जिसको जो राज मिलेगा, आप देखिए कि ये टूटेगा, सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान जो है वो अलग हो जाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं, ये इनके इकट्ठे होने का मुगल कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, आप जैसा सानी जी, एक जगह पर हैं, जैसे तो एक जैसी कंट्री है, जी एक तो आखिरी वो सवाल अपने आपसे, लेकिन रिलीजन पे जल्दी से इकट्ठे जवाब होते हैं, दीजिएगा। नो डाउट। ये सही समय है बट जहां पर पीओजे राज को की आ लेने जाती का है बात, और बलूच को अलग करने का, पाकिस्तान को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने का? सानी जी, ये आशा जी बिल्कुल सही देखिए समय है, ये बिल्कुल सही समय है। पीओजे के तो अपने वैसे ही हाथ खोल के खड़ा है कि आप हमें ले लीजिए। बलूचिस्तान ऑलरेडी मांग रहा है कि आप हमारा सपोर्ट दीजिए। और अफगानिस्तान के साथ जो कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय से गए थे जॉइंट सेक्रेटरी, और तालिबान डिस्पेंसेशन से बातचीत हुई है, वो तो चाहते ही हैं कि ये अपना अपना एरिया को क्लेम मतलब अब करें, समय आ और गया हम है कि उनकी कैसे पीओके मदद भी कर सकते हैं। लेना है, बलूच को अलग बिल्कुल सही करना समय है, है हमें सिंध करने काम पंजाब को करने अलग के करना लिए। है। बहुत बहुत धन्यवाद सानी जी जुड़ने के लिए, मगोत्रा जी आपका भी धन्यवाद, राकेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल पाकिस्तान जिस तरह से गिदड़ भभकिया दे रहा है, लेकिन खुद ही अब यहाँ
अलग अलग और छिन्न भिन्न होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि यही सही मौका है कि पाकिस्तान को तोड़ मरोड़ कर अलग कर दिया जाए। बलूच अलग, सिंध पंजाब अलग और पीओजे के अपना वापस ले लिया जाए। तो अगर इस पर स्ट्रैटेजी तौर पर काम किया जाता है भारत की तरफ से, तो आप समझिए कि पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।